ये है ग्रेट निकोबार आइलैंड, जो कि आज इंडिया की मैरीटाइम डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स स्ट्रेटेजी का कोर सेंटर बन चुका है। इस छोटे से आइलैंड में आज इंडिया 72,000 करोड़ रुपए का एक मेगा प्रोजेक्ट बना रहा है, जो आने वाले टाइम में इंडियन ओशन में इंडिया की नेवल और इकोनॉमिक प्रेजेंस को हमेशा के लिए ट्रांसफॉर्म कर देगा। लेकिन राहुल गांधी जी इस प्रोजेक्ट से बिल्कुल भी खुश नहीं है। रिसेंटली उन्होंने एक वीडियो में इस प्रोजेक्ट को स्कैम तक कह दिया। That all these trees are going to be cut with total disregard for the damage this is going to do to India's ecology. This is possibly one of the biggest scams and largest thefts of Indian property, of ecological property that has ever taken place. अब राहुल गांधी जी सही है या गलत है, ये जानने के लिए हम ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को मिलिट्री पावर, ग्लोबल ट्रेड और जियोपॉलिटिक्स के एंगल से डीपली एनालाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि ये आइलैंड सिर्फ 1045 स्क्वायर किलोमीटर का एक लैंडमास ही नहीं है, बल्कि इसकी असली वैल्यू इसकी लोकेशन में है। ये आइलैंड अंडमान निकोबार आइलैंड चेन का सबसे लास्ट वाला आइलैंड है, जहां पर इंदिरा पॉइंट लोकेटेड है, और इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड से इसकी दूरी सिर्फ 163 किलोमीटर है। इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉज के अकॉर्डिंग इस आइलैंड चेन की वजह से इंडिया का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक बढ़ जाता है, जो कि टोटल इंडियन मैरीटाइम एरिया में लगभग 30% तक कंट्रीब्यूट करता है। और इस 30% का मतलब है राजस्थान और मध्य प्रदेश को अगर हम कंबाइन कर दें उतना बड़ा हिस्सा। और हाँ, ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है? ये समुद्र का वो एरिया है जहाँ के डीप सी रिसोर्सेज और मैरीटाइम मूवमेंट्स पर पूरी तरह से इंडिया का कंट्रोल है। ग्रेट निकोबार आइलैंड की सबसे बड़ी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इसकी मलाक्का स्टेट से दूरी में है। ये आइलैंड मलाक्का स्टेट की बिल्कुल वेस्टर्न एंट्रेंस पर लोकेटेड है और मेन शिपिंग लेन से इसकी दूरी लगभग 74 किलोमीटर है। मलाक्का स्ट्रेट इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करने वाला दुनिया का सबसे क्रिटिकल रास्ता है, और यहाँ से ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड का लगभग 30% हिस्सा गुजरता है। और इस ट्रेड का जो सबसे पतला हिस्सा है वो सिर्फ 2.5 किलोमीटर चौड़ा है, जिसे फिलिप्स चैनल कहा जाता है, जो कि समुद्र के बीच एक नेचुरल चोक पॉइंट बनाता है। और जियोपॉलिटिकल टर्म्स में ये रास्ता चाइना की सबसे बड़ी कमजोरी है, जिसे जियोपॉलिटिक्स में मलाक्का डिलाइमा कहा जाता है। अब चाइना के लिए मलाक्का स्ट्रेट सबसे बड़ी कमजोरी क्यों है, इसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि चाइना के टोटल एनर्जी और ऑयल इंपोर्ट का लगभग 70 to 80% हिस्सा इसी नैरो स्ट्रेट से होकर पास होता है। अब ऐसे में अगर किसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ये चोक पॉइंट ब्लॉक हो जाए तो ऐसे में किसी भी बड़ी इकोनॉमी की सप्लाई चेन रुक सकती है। इसीलिए इस स्ट्रेटेजिक डोर के बिल्कुल पास में ग्रेट निकोबार आइलैंड पर इंडिया का स्ट्रॉन्ग कंट्रोल और प्रेजेंस का होना देश की सिक्योरिटी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी स्टेप है। इंडिया की इकोनॉमी और सिक्योरिटी लाइन, सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन का ओपन रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इंडिया का जो ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया के साथ होने वाला ट्रेड है और जो रशिया से आने वाला ऑयल है वो मलाक्का स्ट्रेट की स्टेबिलिटी पर ही डिपेंड करता है। ये रूट हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि इसको किसी भी फॉरेन पावर थ्रेट या फिर अग्रेशन के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। इसीलिए इंडिया को यहाँ पर अपना एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाना पड़ेगा, ताकि दूसरे किसी भी देश को यहाँ पर अग्रेसिव होने से रोका जा सके। और हाँ, इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसकी कामयाबी भी इसी मैरीटाइम डिफेंस पर टिकी हुई है। आज के टाइम पर इंडियन मिलिट्री की एक कमांड अंडमान और निकोबार में पोर्ट ब्लेयर पर बेस्ड है, लेकिन पोर्ट ब्लेयर नॉर्थ में है और वहां से ग्रेट निकोबार की जो दूरी है वो लगभग 540 किलोमीटर के अराउंड है। और इस लंबी दूरी की वजह से साउथ वाले हिस्से में यानी यहाँ पर सर्वेलेंस का एक लंबा गैप बन जाता है। अगर इस मिलिट्री बेस को ग्रेट निकोबार तक एक्सपेंड कर दिया जाए तो इस 780 किलोमीटर लंबी आइलैंड चेन पर इंडिया का डायरेक्ट सिक्योरिटी कवर पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगा। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट हमारे डिफेंस नेटवर्क का साउथ एंकर है, और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद इंडिया को एंटीएसएस और एरिया डिनाइल पावर देगा, यानी समुद्र के सबसे इम्पोर्टेंट चोक पॉइंट पर पूरी तरह से इंडिया का कंट्रोल होगा। अब बात करते हैं वहां पर रहने वाली कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज और लैंड के बारे में।
ग्रेट निकोबार आइलैंड पर ये 2 मेन ट्राइबल कम्युनिटीज रहती हैं, जिसमें से इस कम्युनिटी की पॉपुलेशन 237 है और ये अपने सर्वाइवल के लिए जंगल और हंटिंग पर डिपेंडेंट है। और साथ ही ये दूसरी कम्युनिटी जो अपने सर्वाइवल के लिए फिशिंग पर डिपेंडेंट है और इनकी पॉपुलेशन 1094 के अराउंड है। इंडियन गवर्नमेंट का साफ कहना है कि जो प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाया जा रहा है उसकी वजह से किसी भी ट्राइबल कम्युनिटी या फिर उनके किसी भी मेंबर को अपनी जगह से हटाया नहीं जाएगा। ये था कुछ ट्राइबल्स के बारे में। अब थोड़ा नंबर्स के बारे में बात करते हैं। इस आइलैंड का लगभग 751 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ऑफिशियली ट्राइबल रिजर्व के अंदर आता है और जो प्रोजेक्ट इस आइलैंड पर बनाया जा रहा है उसके लिए टोटल 166 स्क्वायर किलोमीटर एरिया चाहिए। अब प्रॉब्लम ये थी कि इस प्रोजेक्ट के लिए जो एरिया गवर्नमेंट को चाहिए था उसका लगभग 84 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ट्राइबल रिजर्व के साथ ओवरलैप कर रहा था। लेकिन गवर्नमेंट ने इस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए ट्राइबल रिजर्व एरिया के अंदर प्रोजेक्ट के लिए 73 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को तो एक्वायर कर लिया, लेकिन साथ ही में 77 स्क्वायर किलोमीटर एरिया का एक नया जंगल ट्राइबल रिजर्व में ऐड कर दिया। अब अगर हम कैलकुलेशन करें तो ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए जमीन तो बिल्कुल भी कम नहीं हुई है, बल्कि ऑन पेपर 3.91 स्क्वायर किलोमीटर जमीन ट्राइबल रिजर्व में और ऐड कर दी गई है। अब पेपर्स पर तो गवर्नमेंट ने लैंड बैलेंस बना लिया है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सिर्फ मैप्स पर बाउंड्रीज चेंज करने से इन ट्राइब्स का लॉन्ग टर्म सर्वाइवल और इन्वायरमेंट सच में सेफ रह पाएगा या नहीं। अब बात करते हैं हाउ मच बिगर इज दिस प्रोजेक्ट। सुनने में ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का 166 स्क्वायर किलोमीटर एरिया काफी बड़ा लगता है, लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये चेन्नई के 1/4 और न्यू दिल्ली के 1/12 हिस्से जितना है। अगर इंडिया को ग्रेट निकोबार आइलैंड को सच में एक वर्ल्ड क्लास मिलिट्री और कमर्शियल हब बनाना है तो प्लानिंग सिर्फ आज की नहीं बल्कि आने वाली सेंचुरीज की करनी पड़ेगी। और ऐसी एक्सट्रीम लोकेशंस पर देश के टॉप टैलेंट को बुलाने के लिए सिर्फ सैलरीज देना काफी नहीं होगा, बल्कि उनकी फैमिलीज के लिए अच्छे स्कूल, एडवांस्ड हॉस्पिटल और मार्केट जैसा सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये सब फैसिलिटीज नहीं होंगी तो लोग यहाँ पे परमानेंटली शिफ्ट होने का रिस्क कभी भी नहीं लेंगे। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक बड़ी स्ट्रेटेजिक सजेशन ये भी है कि इस पूरी आइलैंड चेन को यानी लैंडफॉल आइलैंड से लेकर ग्रेट निकोबार आइलैंड तक जितने भी आइलैंड हैं उनको डिफेंस प्रोटेक्टेड इकोनॉमिक हब्स की तरह डेवलप किया जाए। इन सबको हाई स्पीड वेसल नेटवर्क के साथ आपस में कनेक्ट किया जाए और इस पूरी चेन में 5 नए बड़े एयरपोर्ट्स बनाए जाएं, जिसमें 2 बड़े और 3 छोटे एयरपोर्ट्स हो। ऐसा करने से ये 780 किलोमीटर लंबी आइलैंड चेन पूरी तरह से एक फंक्शनल और सिक्योर इकोसिस्टम बन जाएगी। आज दुनिया की पॉलिटिक्स बहुत तेजी से चेंज हो रही है। सच तो ये है कि कोल्ड वार खत्म होने के बाद आज दुनिया अपने सबसे अनस्टेबल फेज में पहुंच चुकी है, खास तौर पर इस इंडो पैसिफिक एरिया में, जहां पर चाइना अपनी नेवल प्रेजेंस को लगातार इंक्रीज कर रहा है। इसीलिए ऐसे टाइम पर ग्रेट निकोबार में बनने वाला ये प्रोजेक्ट, जिसमें बड़ा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, मिलिट्री और आम लोगों के लिए डुअल यूज एयरपोर्ट, नई टाउन शॉप और पावर प्लांट शामिल होंगे और ग्लोबल इंस्टेबिलिटी के अगेंस्ट इंडिया का ये एक सॉलिड स्टेप होगा। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद इंडिया एक ऐसी पावरफुल पोजीशन में होगा जहां से हम मलाक्का स्ट्रेट पर 24 घंटे नजर रख पाएंगे और अपने एनर्जी और ट्रेड रूट्स को पूरी तरह से सेफ रख पाएंगे। हालांकि इस आइलैंड पर रहने वाली ट्राइबल कम्युनिटीज और इन्वायरमेंट सेफ्टी को लेकर जो कंसर्न है वो सही है, जिसको सीरियस लेना भी चाहिए। लेकिन दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि आज इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी और निकोबार आइलैंड की जो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस इतनी बड़ी और जरूरी है कि इंडिया के लिए फ्यूचर सिक्योरिटी को इंश्योर करते हुए अब इस प्रोजेक्ट के साथ किसी भी तरह का कोई भी कॉम्प्रोमाइज करना पॉसिबल नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।